डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुशीला गौड़, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, आपको बीए पार्ट 1 के दोनों पेपर पढ़ाऊंगी। आपका पहला पेपर है राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा पेपर है भारतीय शासन और राजनीति। भारतीय शासन और राजनीति सेकंड पेपर है। इस पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना को सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है कि जो भारतीय शासन और राजनीति आज जो चल रही है देश में, उस सब के पीछे प्रस्तावना है। प्रस्तावना में जिन सिद्धांतों का, जिन संकल्पों का, जिन उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है वही पूरे संविधान में वर्णित है। इसलिए मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले पढ़ाती हूँ, उसके बाद पूरा पेपर हम पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना को प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यह उद्देशिका भी है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इसे संविधान का मिरर भी कहा जाता है। आप इसे क्या कहेंगे? सब नाम जो है प्रस्तावना के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। उद्देशिका इसको इसलिए कहा गया क्योंकि जब संविधान सभा की कार्यवाही चल रही थी, उस समय 13 दिसंबर को श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव, संकल्प पत्र प्रस्तुत किया कि हमारा जो संविधान है वह इस प्रकार के उद्देश्यों को लेकर चलेगा। इस प्रकार का संविधान जो बनाया जाएगा और भारत जो है संविधान बनने के बाद में कैसा होगा। हम जब संविधान की प्रस्तावना के एक एक शब्द को पढ़ते हैं, उसकी एक एक शब्द की जब हम व्याख्या करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि आज जो भारत है, भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान का इतिहास है, भारत के संविधान में जिस जिस प्रकार के संशोधन हो रहे हैं, वह सब उस संविधान की प्रस्तावना के अनुसार ही हो रहे हैं। इसलिए हम प्रस्तावना को सबसे पहले पढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना के जो शब्द हैं उसको मैं आपको एक बार लिख के समझा देती हूँ, पढ़ा देती हूँ। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने, विश्वास, धर्म, उपासना, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिलाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1946 मार्गशीर्ष मिति शुक्ल सप्तमी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये सारे शब्द जो हैं संविधान की प्रस्तावना के, वह ये बात स्पष्ट करते हैं कि जो संविधान के उद्देश्य हैं, जो संविधान के सिद्धांत हैं, जिन्हें हम संविधान का दर्शन कहते हैं, वह सब इस प्रस्तावना के शब्दों में समाहित है। पहला शब्द जो है हम भारत के लोग, फिर अंतिम शब्द जो है वह है कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये सारा जो संविधान बना, इस संविधान को स्वीकार करना, अंगीकृत करना मतलब स्वीकार करना, अधिनियमित करना मीन्स उसको कानून के रूप में लिख देना, और आत्मार्पित करना मीन्स उसे समर्पित करना। ये कौन कर रहा है? भारत के लोग। इसका मतलब संपूर्ण शक्ति जो है देश की, वह भारत के लोगों में निहित है। इसके बाद है भारत के लोग। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका क्या मतलब हुआ? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह है कि सर्वोपरि जो शक्ति है, जो सर्वोच्च शक्ति है, वह हम भारत के लोगों में निहित है। यह देश जो है ये सर्वोच्च शक्ति संपन्न हुआ। निर्णय करने की सारी शक्ति जो है वह भारत के लोगों में निहित हो गई। इसलिए इस संविधान को हम जन संप्रभुता पर आधारित संविधान भी कह सकते हैं। आगे है
भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आगे जो एक अखंडता शब्द का प्रयोग हुआ है, यह 1976 में 42 संविधान संशोधन के द्वारा इन 3 शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया और क्यों जोड़ा गया, इस शब्द की आगे हम बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं समाजवादी। इसको हम आर्थिक दृष्टि से हम कहते हैं कि भारत को समाजवादी घोषित किया गया, समाजवादी घोषित किया गया। ये समाजवादी, इसका मतलब यह है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण है। इसका मतलब यह है कि व्यक्तिगत पूंजीवाद नहीं है, यह समाजवाद है। किंतु यदि हम वास्तव में इसकी व्यवहारिक व्याख्या करें तो हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, संपूर्ण समाजवाद नहीं है। संपूर्ण समाजवाद तो आज विश्व के किसी भी देश में व्याप्त नहीं है, कहीं कहीं किसी न किसी रूप में, अलग अलग रूपों में व्याप्त है। यदि हम कहें तो यूएसएसआर खत्म हो चुका है और चाइना में साम्यवादी व्यवस्था है। आगे का शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को हम पंथों से निरपेक्ष, राज्य जो है, राज्य का अपना कोई पंथ नहीं है। यहाँ पंथ शब्द जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन आदि विभिन्न पंथ जो भारत में हैं, इन पंथों से राज्य अलग रहेगा, निरपेक्ष रहेगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। इसे धर्म शब्द को इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि तथाकथित इन पंथों को ही धर्म का नाम दिया गया है। यदि हम धर्म की व्याख्या करें तो ये इससे अलग होती है। किंतु आज हम ये कहें कि भारत का अपना कोई राज्य धर्म या राज्य पंथ नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान में इस्लाम को स्वीकार किया गया और इस्लामिक कंट्रीज में इस्लाम को स्वीकार किया गया है। किंतु भारत में कोई भी जो ऐसे पंथ नहीं है, वो राज्य का धर्म नहीं है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और राज्य सभी धर्मों का समान आदर करता है, सभी व्यक्तियों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देकर के नागरिकों को ये सिद्ध कर दिया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य है। लोकतांत्रिक, लोकतंत्र में 2 शब्द है, लोक और तंत्र। लोक मीन्स जनता, तंत्र मीन्स शासन, जनता का शासन। आगे है गणराज्य। गणराज्य शब्द एक विशिष्ट अर्थ में लिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्र का प्रधान जो है वह जनता द्वारा निर्वाचित होगा, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। वंशानुगत आधार पर राष्ट्र प्रधान नियुक्त नहीं किया जाएगा, जैसा कि ब्रिटेन में ये व्यवस्था लागू है। तो ब्रिटिश व्यवस्था को छोड़ करके भारतीय संविधान को एक गणराज्य बनाया गया, जिसमें भारत का जो राष्ट्रपति है वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। आगे जब भारत का संविधान पढ़ेंगे, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से भारत में गणराज्य शब्द की को यूज किया गया है, गणराज्य भारत को बनाया गया है। तथा उसके समस्त नागरिकों को, सारे नागरिक जो हैं इस देश के, उन नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि सामाजिक समानता की स्थापना। किसी भी राज्य जो है किसी एक धर्म को या किसी एक जाति विशेष को जाति, धर्म, लिंग आदि, सेक्स आदि के आधार पर राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इस प्रकार अनुच्छेद 15 जो है ये हमारे भारतीय संविधान का यह स्पष्ट करता है। यदि हम कहें तो समानता का जो अधिकार है वह अधिकार है भारत के संविधान का, वह यह सामाजिक न्याय दिलाता है। इसके आगे है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में आर्थिक समानता की, तो पूर्ण समानता की स्थापना करना भारत के लिए संभव नहीं था, इसलिए इन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में स्थान दिया गया। हर व्यक्ति को जो समान योग्यता के आधार पर समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, इसमें राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यदि योग्यता है तो उसको समान नौकरियां भी दी जाएंगी और नौकरियों में अवसर भी समान रूप से प्राप्त होंगे। इस प्रकार आर्थिक न्याय।
तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य यह है कि राजनीतिक दृष्टि से हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होगा। जैसे कि हमारे भारत देश में 18 वर्ष के प्रत्येक वयस्क को मत देने का अधिकार है। मत देने का अधिकार देकर के लोकतंत्र की स्थापना की गई है कि हर वयस्क व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निर्णय लेने की जो शक्ति है देश की, उसमें उसकी अपनी भागीदारी हो। इसके अलावा यदि कोई वह योग्यता प्राप्त है तो उसको चुनाव में जीतने का भी अधिकार है और इस प्रकार वह प्रतिनिधि बन करके शासन में सीधे भाग ले सकता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक न्याय को दिलाते हैं। आगे आता है राजनीतिक न्याय के बाद में आता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में कई प्रकार की सभी व्यक्तियों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। इस प्रकार से अन्याय से परे व्यक्ति अपनी इच्छा से जो कुछ भी मर्यादा में रह करके राष्ट्र को अपनी बात कह सकता है, शासन को अपनी बात कह सकता है। इसलिए विचार और विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता संविधान का आर्टिकल 19। इसके आगे है उपासना, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यह आर्टिकल 25 से 28 मैंने पहले भी आपको बताया है। धर्मनिरपेक्षता की जब चर्चा कर रही थी तब मैंने आपको बताया था कि धर्म और उपासना और विश्वास, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी पंथ में अपना विश्वास व्यक्त करने का अधिकार है, विश्वास रखने का अधिकार है। उपासना, किसी धर्म को मानने का अधिकार है, उसकी उपासना करने का अधिकार है। सगुण भक्ति, किसी भी प्रकार से अपने जिस देवता को मानना चाहे वह मान सकता है, उसमें राज्य किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के इस प्रकार के विश्वास में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समानता कैसी है? प्रतिष्ठा, हर व्यक्ति का अपना मूल्य है, अपनी प्रतिष्ठा है, वह अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रख सकता है और उसे समान अवसर प्राप्त होंगे। संविधान का आर्टिकल 16 जो है वह नौकरियों में प्रत्येक व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के आधार पर नौकरियां प्राप्त करने का अधिकार होगा। अवसर की समता में ये भी आता है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है। 18 आर्टिकल जो है संविधान का अनुच्छेद 18, उसमें यह बताया गया है कि उपाधियों का अंत जो है वह संविधान के आर्टिकल 18 में कर दिया गया है। आगे है आपके अगला जो शब्द है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता होनी चाहिए, प्रत्येक नागरिक एक दूसरे के प्रति भ्रातृत्व का भाव रखे, वह किसी प्रकार की शत्रुता का भाव ना रखे। क्यों? क्योंकि देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना है। यदि बंधुता का भाव नहीं रखेंगे, शत्रुता का भाव रखेंगे, नागरिक आपस में लड़ते रहेंगे और राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए एकता की बात तो मूल संविधान की प्रस्तावना में की ही गई थी, किंतु अखंडता की बात फिर कर दी गई कि खंडित नहीं हो। देश को खंडित होने से बचाने के लिए भी प्रस्तावना में ही घोषित कर दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बंधुता का भाव रखना चाहिए। इतना सब जो संकल्प लिया गया, इतना जो उद्देश्य बनाया गया, ये सारे उद्देश्यों को परिपूर्ण करने के लिए वह कहते हैं कि आज ये जो संविधान बना है, इस संविधान को ये जो सारे उद्देश्य हैं, ये संविधान में जो वर्णित है, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आज हम इस संविधान सभा में, मैंने आगे बताया है कि 26 नवंबर को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह है संविधान की प्रस्तावना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे देश का जो हमारा संविधान बना, जो हम ब्रिटिश दासता से मुक्त होकर के अपने देश के लिए अपने ही संविधान का जो हमारे संविधान सभा ने निर्माण किया है, उस संविधान को सुरक्षित रखने के लिए ये सारे जो दर्शन है, यह जो सारा दर्शन है, आर्थिक दर्शन हो, चाहे सामाजिक दर्शन हो, चाहे राजनीतिक दर्शन हो, इस सब की प्राप्ति के लिए इस प्रस्तावना में ये घोषणा की गई थी।